हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। यानी यूरोप में समाजवाद कैसे आया और रशियन रेवोल्यूशन का क्या असर पड़ा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है द एज ऑफ द सोशल चेंज, यानी सामाजिक बदलाव के एज, सामाजिक बदलाव का युग। इस सामाजिक बदलाव का युग कैसे था? आपको पता है कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को बदल दिया, यानी पूरी दुनिया पे इसका असर था। यहाँ तक कि इंडिया में भी ड्रेजी और राजा राम मोहन रॉय ने उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात की, डिस्कस की। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर हुआ और कहीं से कैसे यूरोपियन कंट्रीज में जब हम बात करें रशिया का, इस पर भी इसका असर पड़ा और रशिया में भी समाजवाद लाने के लिए वहां के लोगों ने प्रयास किया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। यानी उस समय रशिया में इस तीन तरह के लोग थे, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। सबसे पहले हम लिबरल्स के बारे में पढ़ेंगे। लिबरल्स कौन थे? ये लिबरल्स जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि समाज में परिवर्तन हो और समय के अनुसार परिवर्तन हो। यानी वो हर धर्म को एक समान मानते थे, टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। वो चाहते थे कि सारे धर्म एक समान हो, सभी धर्मों का सम्मान हो इस देश में, उनके देश में, और सभी धर्म, कोई धर्म एक दूसरे से बड़ा या छोटा न हो। दूसरी तरफ अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टी रूलर्स, यानी वो चाहते थे कि जो डायनेस्टी रूलर्स हैं, जो वंशानुगत के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर, यानी जो बाप के मरने के बाद से बेटा शासक बनता है, तो जो ये क्रम है वो क्रम खत्म हो जाए और उसके बाद से एक ऐसी सरकार हो जिसमें लोग चुने जाए, जिसमें लीडर्स चुने जाए और उसके चुनने वाले उसके देश के नागरिक हों। फिर लिबरल्स चाहते थे कि सिक्योर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी हर व्यक्ति के अपने राइट्स का सिक्योरिटी हो, हर व्यक्ति के राइट्स को सिक्योरिटी मिले और उनका सम्मान मिले, कोई किसी से बड़ा छोटा ना हो, कोई किस समाज में सब कुछ इक्वल हो, इक्वलिटी होनी चाहिए। और फिर वो लोग एक पार्लियामेंट चाहते थे कि देश में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और पार्लियामेंट्री के साथ साथ वेल ट्रेन जुडिशरी की व्यवस्था हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो और इसके आधार पर देश बटे ताकि देश का अच्छा से कल्याण होगा, देश अच्छा से चलाया जा सके। फिर वे लोग और इसके बाद ये सब सारी चीजें वो चाहते थे, लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। यानी लिबरल्स डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे, वो एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं करते थे। यानी वो राइट टू वोट मानते थे, लेकिन राइट टू वोट सबको न मिले, वो कुछ ही लोगों को मिलना चाहिए। यानी जो अमीर लोग हैं उनके अनुसार जो अमीर लोग हैं उन्हीं को राइट टू वोट मिले, बाकी सभी लोगों को राइट टू वोट नहीं मिले। यहाँ तक कि औरतों के भी राइट टू वोट के खिलाफ थे वो लिबरल्स। वो चाहते थे कि औरतों को भी राइट टू वोट नहीं मिले। दूसरे जो थे वो है रेडिकल्स, यानी रेडिकल्स चाहते थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो, एक ऐसा स्टेट हो जो मेजोरिटी के आधार पर हो, यानी जहां पर पॉपुलेशन, मेजोरिटी पॉपुलेशन किसी व्यक्ति को चुने और वो व्यक्ति वहां का शासक बने। आई थिंक यू मस्ट बी गेटिंग दिस थिंग। तो इस तरह से उन्होंने मतलब एक मेजोरिटी के आधार पर गवर्नमेंट के बारे में कल्पना की उन्होंने। और फिर कुछ ऐसे भी लोग थे उसमें जो औरतों के पॉलिटिकल राइट्स को सपोर्ट करना चाहते थे, सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे कि औरतों को पॉलिटिकल राइट्स मिले, क्योंकि आपको बता दिया कि लिबरल्स जो थे वो चाहते थे कि औरतों को पॉलिटिकल राइट नहीं मिलना चाहिए, राइट टू वोट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे रेडिकल्स थे जो चाहते थे कि औरतों को भी पॉलिटिकल राइट मिले, लेकिन सारे लोग नहीं चाहते थे। उसके बाद दे अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, वो उनके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्ट में थे वो, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी हो लेकिन कुछ ही लोग के हाथ में ना हो, ये पूरे समाज में बटा हो। यानी कुछ ही लोग समाज के अमीर ना हो, सभी लोग अमीर हो, समाज के सभी लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो पैसों का समाज में। तो जो तीसरे थे वो है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव्स को हिंदी में रूढ़िवादी बोलते हैं, यानी जो पुरानी परंपराओं से चिपके रहते हैं, जो पुरानी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते। तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो समाज में किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज जो पुरानी परंपराओं से चल रहा है वैसा ही चलता रहे, यानी जो पुरानी तरीके थे देश को चलाने का, सरकार चलाने का या समाज को चलाने का, वो उन्हीं पुरानी परंपराओं को चाहते थे कि उन्हीं के आधार पर समाज में, उसी के आधार पर समाज चलाया जाए। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद थोड़ा सा उनका मन परिवर्तन हुआ और वो चाहने लगे कि समाज में अगर परिवर्तन हो
तो बहुत थोड़ा हो, नहीं के बराबर हो, और उसे पास्ट के यानी परंपराओं को ध्यान रखते हुए, पास्ट की घटनाओं को ध्यान रखते हुए तब जाके थोड़ा सा परिवर्तन की जाए, नहीं तो परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हमने देखा कि समाज कैसे रशिया के जो का समाज था बटा हुआ था, वहां के लोगों की अलग अलग मानसिकताएं थी, लोग अलग अलग मानने वाले थे। अभी हम देखेंगे जो 1.2 है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, यानी कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी का निर्माण हुआ, कैसे इंडस्ट्रीज का विकास हुआ और कैसे वहां के सामाजिक हालात बदले। यानी धीरे धीरे रशिया में इंडस्ट्रीज का विकास हुआ, और इंडस्ट्री का विकास हुआ लेकिन वो कुछ ही जगहों पे था, वो पूरे रशिया में नहीं था, क्योंकि बहुत कम जगहों पे इंडस्ट्री का विकास हुआ। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रीज का विकास हुआ, उसके वजह से औरतें, बच्चे और जितने भी लोग थे, पुरुष, सभी लोग काम करने आ गए। यानी एक ऐसी स्थिति थी समाज में कि बच्चों को भी, औरतों को भी काम करना पड़ता था। उसके बाद समाज में सभी लोग काम करने आ गए, लेकिन काम करने की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी, जो वर्किंग कंडीशन था वो बहुत खराब था। ये जहां पर 8 से 12 घंटे काम करने होते थे, वहां पर 15 से 20 घंटे काम करवाया जाता था उन लेबरों से, और उनकी जो सैलरी थी बहुत कम थी, उनके मेहनत के अनुसार उनकी सैलरी नहीं होती थी। ये था वहां का समाज। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का विकास हुआ, लेकिन विकास के साथ साथ जहां स्त्री, पुरुष और बच्चों ने काम करना शुरू किया, लेकिन काम करने का जो नतीजा था वो पूर्ण अच्छा नहीं था, क्योंकि उनकी जो सैलरी थी, उनका जो वेजेस था वो बहुत कम था, जो उनके अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने में अपने एक्सपेंसेस मेंटेन नहीं कर सकते थे वो। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यूरोप में समाजवाद का आना, यानी यूरोप में समाजवाद कैसे आया, लोगों का दिमाग कैसे बदला, लोगों ने क्या सोचा कि देश में समाजवाद लाने का निर्णय लिया उन लोगों ने। तो पहला टॉपिक देखेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज रूट ऑफ सोशल एविल। लोगों का मानना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी जो भी यूरोप में जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो समाज की बुराई है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही समाज में बुराई फैलती है, एक अमीर गरीब के बीच फर्क बन जाता है। यानी उनका मानना था, सोशलिस्ट लोगों का मानना था कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, ये कई लोगों के हाथ में होनी चाहिए। अगर कुछ लोगों के हाथ में है तो वहां से समाज में अमीर और गरीब का फर्क शुरू हो जाता है। तो सोशलिस्ट लोगों का ये मानना था कि दो तरह के लोग हैं समाज में, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और दूसरे लेबर है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट अगर अमीर है तो बस किस वजह से, क्योंकि वो लेबरों ने उनके लिए मेहनत किया है, लेकिन वो पैसे जो वो कमाते हैं, जो वो अमीर हैं, जो अमीर बने हैं, उसका सारा श्रेय अगर गरीबों को जाता है, लेबरों को जाता है, फिर भी लेबरों को उनकी मेहनत के अनुसार पैसे नहीं मिलते, वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। उसके बाद से कोऑपरेटिव, इसमें जब ये हुआ बात कि जब कुछ ही लोगों के हाथ में पैसे होते हैं, फिर पैसे जाने कहाँ चाहिए, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जब समाज में प्रॉपर्टी अगर गुनाह है, जब प्रॉपर्टी रखना अगर एविल है, फिर क्या होना चाहिए समाज में, जिससे समाज का उत्थान हो, समाज का अपलिफ्टमेंट हो या उसका कल्याण हो। तो उसके लिए लोगों ने कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट किया, यानी समाज में कोऑपरेटिव्स होने चाहिए। अगर समाज में पूंजीवादी नहीं है, अगर गरीब अमीर का फर्क ज्यादा लोग की करते हैं, अगर कोऑपरेटिव्स बना दिया जाए वहां पर, तो उन कोऑपरेटिव्स के मदद से, उन सहकारिता की मदद से लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे। तो इसके लिए इसमें नाम आता है रॉबर्ट ओवेन का, जो एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। उन्होंने यूएसए में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जिसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए। फिर लुइस ब्लैंक का नाम आता है 1813 और 1882 में। इन्होंने वो भी चाहते थे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए लोगों को सपोर्ट करे, लोगों को एनकरेज करे। यानी यहाँ पर कोऑपरेटिव्स बनाने की बात कही गई। इसमें लोगों का ये विचार था कि अगर समाज में पर कुछ परिवर्तन लाना है, समाज को अगर बदलना है, तो लोगों के विचारों को बदलना होगा, और इसमें जो अमीर गरीब का फर्क है उसको बदलना होगा। यानी अमीर गरीब का फर्क कैसे आता है, क्योंकि जो लेबर मेहनत करते हैं और जो उनकी लेबर का जो मेहनत है, जो वर्करों का मेहनत है, उसका सारा फायदा, सारा बेनिफिट वो अमीर लोग ले जाते हैं, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। अर्थात कहने का मतलब ये है
कि अगर ऐसा इस चीज को रोका जाए, अगर कोऑपरेटिव बना दिया जाए, तो कोऑपरेटिव में होता ही ऐसा है कि इसमें सब लोग मालिक होते हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। फिर जो दूसरा नाम आता है वो कार्ल मार्क्स का, जो 1818 और 1883 में थे। फिर फ्रेडरिक एंजल्स का नाम आता है 1820 और 1895 में। इन्होंने भी कोऑपरेटिव पर ही जोर दिया, और कार्ल मार्क्स ने अपना एक अलग विचार दिया। उनका ये मानना था कि समाज में जो एविल्स हैं, समाज की जो बुराइयां हैं, वो सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से हैं, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर बाकी जो लेबर ग्रेड के लोग हैं उनको वो कुछ नहीं समझते। तो लेबर को अगर अच्छा काम करना है, लेबर को अगर अच्छा आगे बढ़ना है, तो उसके लिए उन्हें उन कैपिटलिस्ट यानी कि समाज जो पूंजीवाद लोग हैं उनके खिलाफ होना पड़ेगा। क्योंकि कार्ल मार्क्स का विचार था कि ये जो लोग हैं समाज में, वो जो समाज है उस समय का, वो कैपिटलिज्म के आधार पर चल रहा था, यानी पूंजीवाद के आधार पर चल रहा था। पूंजीवाद का मतलब होता है इसमें कुछ ही लोग जो अमीर होते हैं वो गरीबों पर शासन करते हैं, गरीबों को एक्सप्लोर करते हैं, वर्करों को एक्सप्लोर करते हैं, और सारा फायदा वो अपने ही कमाते हैं, गरीबों को कुछ नहीं देते। तो कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि अगर समाज को आगे बदलना है, समाज को आगे ले चलना है, उसके लिए गरीबों को आगे बढ़ना होगा, लेबरों को आगे बढ़ना होगा, और फिर वो जो कैपिटलिस्ट है, जो पूंजीपति है, उनके खिलाफ उनको खड़ा होना होगा, उनको यहाँ तक कि मारना होगा। और ऐसा करने से तब जाके समाज को बदल सकते हैं। और इसके लिए हर व्यक्ति को मिलकर कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट सोसाइटी ही असली नेचुरल सोसाइटी है जो लेबरों के लिए होता है। फिर सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, इसमें समाजवाद को सपोर्ट किया गया, लोगों ने समाजवाद को सपोर्ट किया। इसमें मैं थोड़ा बुक का सहारा लूंगा आप लोगों को बताने के लिए। इसमें 1870 में सोशलिस्ट आइडियाज पूरे यूरोप में फैलने लगा, और पूरे यूरोप में फैलने के साथ साथ जो भी सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई। उस इंटरनेशनल बॉडी का नाम था द सेकेंड इंटरनेशनल। उसके बाद से ये कुछ जो इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स थे, उन लोगों ने धीरे धीरे तमाम तरह के समूह बनाने लगे, एसोसिएशन बनाने लगे, ताकि जो लोग हैं देश में, जो गरीब लोग हैं, उनका कंडीशन अच्छा किया जा सके, उनकी कंडीशन को अच्छा बनाया जा सके। उसके बाद से जो अमीर लोग थे उन्होंने फंड इकट्ठा करना शुरू किया, जो खासतौर से उनके लिए, जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, उनको सपोर्ट किया जा सके, इसलिए फंड इकट्ठे किए जाने लगे। इधर एक पार्टी थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एसपीडी। उस एसपीडी ने, चूंकि वहां पर एक लेबर पार्टी थी, और लेबर पार्टी होने के साथ साथ उसने वहां के पार्लियामेंट्री सीट को पाने में बहुत मदद की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे रशिया में सोशलिज्म आया, और इसका भी यह भी एक यूरोपियन देश था, और कैसे यूरोपियन देश होने के साथ साथ इसमें भी बदलाव आए हैं, यहाँ के सामाजिक बदलाव आए, अलग अलग लोग थे यहाँ पर, और इसमें अलग अलग जो विचारक थे, अलग अलग जो समाज सुधारक थे, उन्होंने बहुत मेहनत की और समाज को बदलने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में यानी कि जो पार्ट 2 होगा, इसमें हम मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।